चले जी, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। और इसके अंदर हम मल्टीपल चीजें पढ़ेंगे मेरे भाई, स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर हम इंशाल्लाह काफी सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, और उन काफी सारी चीजों में से जो सबसे पहली चीज हमने पढ़नी है दैट इज इंटरेस्ट इनकम। उन काफी सारी चीजों में से जो सबसे पहली चीज हमने पढ़नी है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। हमें इंटरेस्ट इनकम को सबसे पहले कवर अप करना है। इंटरेस्ट इनकम अल हैराम। अरे भाई की उर्दू की राइटिंग चेक कर रहे हैं आप? ओए होए, तबाही मचा दी आपने। राइटिंग अच्छी है मेरी वैसे, नहीं? खैर, अल हराम, शुद्ध हराम, बगैर किसी सवाल के हराम, टोटल हराम। सही है। सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ेंगे मेरे भाई। किसी भी किस्म का जो सूद है, चाहे आप किसी भी चीज पर पे कर रहे हैं, चाहे आपने कोई चीज इंस्टॉलमेंट में खरीदी है, चाहे आपने कुछ भी किया है मेरे भाई, वो टोटल फुल फ्लैश हराम है। ये बात मैंने आपको बता दी है। आखिरत में जब फरिश्ता सवाल करेगा तो बताना, हमें अराइन साहब ने ये बात बताई थी कि पर्टिकुलरली ये फुल फ्लैश हराम है। सही है ना? अगर अब आप इस पर काम करते हैं, अगर आप इंटरेस्ट खाते हैं, अगर आप इंटरेस्ट पर काम करेंगे, तो मेरे भाई ये आपका अपना दीन ईमान है। मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। पर्चे के अंदर लिख देंगे, पर्चे के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन करके बता देंगे, लेकिन कभी इंटरेस्ट खाएंगे नहीं मेरे भाई। शुद्ध हराम है। कल को फरिश्ता पकड़े, पता चला तुमने कहा कि जी सर रमीज ने पढ़ाया था इंटरेस्ट, हमें पढ़कर बड़ा अच्छा लगा और फिर हमने सोचा कि इंटरेस्ट पे ही काम करता है, तो भाई तेरी कड़ाई भी लगी होगी बराबर में, वो मेरी कड़ाई भी लगा देगा। देसी घी तुझ में भी डालेगा, देसी घी मेरे में 2 डलियां डालेगा देसी उसकी देसी मक्खन की। और फिर बेहतरीन तरीके से जो है ना वो फ्राई करेगा दोनों को फरिश्ता। समझ रहे हैं आप? तो मेरे भाई सीधा सीधा शुद्ध हराम, काम नहीं करना है इसके ऊपर। सूद पर किसी भी चीज पर काम नहीं करना है मेरे भाई। इंस्टॉलमेंट में एक चीज नहीं लेनी है मेरे भाई। लीजिंग पर कोई काम नहीं करना है मेरे भाई। अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, और इंशाल्लाह इसका अजर आपको दूसरी दुनिया में मिलेगा। ठीक हो गया। अब आए पढ़ें कि पेपर में क्या करना है। ठीक है। इंटरेस्ट इनकम। अच्छा देखिए, सवाल में जो है ना हमें इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेटेड मिलेगी। जिस तरीके से हमने प्रॉपर्टी इनकम निकाली है ना, प्रॉपर्टी इनकम की तो हम बकायदा पर्टिकुलरली कैलकुलेशन करते थे, और कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते थे। सही ना? प्रॉपर्टी इनकम की हम बकायदा कैलकुलेशन करते थे, और कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम पर्टिकुलरली आगे बढ़ते थे ना। हम बकायदा निकाल देते, रेंट निकाल रहे हैं, अलाउड एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें पर्टिकुलरली निकाल रहे हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर होगा ये कि आपको इंटरेस्ट इनकम जो है ना वो कैलकुलेट करके दी हुई होगी, और आप उस पर डायरेक्टली टैक्सेशन लगा रहे होंगे। यानी कि होगा ये कि मुझे सवाल में टोटल इंटरेस्ट इनकम गिवन होगी, मुझे सवाल में टोटल इंटरेस्ट इनकम गिवन होगी, और मैं करूंगा ये कि मैं उस टोटल इंटरेस्ट इनकम में से बिस्मिल्लाह पढ़कर सबसे पहले पर्सनल अलाउंस उड़ा दूंगा। मैं उस टोटल इंटरेस्ट इनकम में से बिस्मिल्लाह पढ़कर सबसे पहले क्या उड़ा दूंगा? पर्सनल अलाउंस उड़ा दूंगा। दैट इज 12,570 माइनस करके पर्टिकुलरली कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी मेरे भाई? माइनस करके अमाउंट आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। सही ना? माइनस करके बेसिकली क्या आ जाएगा? माइनस करके बेसिकली आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। ठीक है। अच्छा, पर्सनल अलाउंस का रूल वही रहेगा जो कि हम पढ़कर आए हैं कि अगर इंटरेस्ट इनकम 1 लाख से कम है तो पूरा पर्सनल अलाउंस आएगा। 1,25,140 से ज्यादा है तो ये पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर इन दोनों इनकम्स के बीच में है तो पर्सनल अलाउंस आ जाएगा 12,570 का। ठीक है मेरे भाई? तो पर्सनल अलाउंस आ जाएगा 12,570 का पर्सनल अलाउंस आ जाएगा। और उसकी वर्किंग हो जाएगी, क्योंकि 1 लाख से कम है तो पूरा, 1,25,140 से ज्यादा है तो जीरो, बीच में है तो वर्किंग करेंगे। रूल्स विल रिमेन द सेम वॉट एवर द इनकम इज। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो पर्सनल अलाउंस का कॉन्सेप्ट हम पढ़कर आए थे वो सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम में लगेगा। मेरे दोस्त, हर इनकम पर पर्सनल अलाउंस का कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। इंटरेस्ट इनकम पर भी सेम है। 1 लाख से कम होगी तो पूरा मिलेगा, 1,25,140 से ज्यादा होगी तो जीरो हो जाएगा, बीच में होगी तो वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक हो गया मेरे भाई? तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया? हमारे पास कैलकुलेट हो गई टैक्सेबल इनकम। और अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगेंगे टैक्स रेट्स, इंटरेस्ट के टैक्स रेट्स, इंटरेस्ट के टैक्स रेट्स। और इंटरेस्ट के टैक्स रेट्स क्या है मेरे भाई? मैंने कहा जी इंटरेस्ट के टैक्स रेट्स हैं कि Pound 1 से 5,000 पर
it will be 0%, 5,001 से 37,700 पर it will be 20%, फिर 37,701 से 125,140 पर it will be 40%, और 125,141 एंड अबव पर it will be 45%. ठीक हो गया मेरे भाई, सिंपल सी कहानी है। पहले 5,000 पर 0% है, यानी कि इसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़े से टैक्स रेट्स में फर्क है। इसमें एक एडिशनल स्लैब है 5,000 वाला कि पाउंड 1 से 5,000 पर इट विल बी 0%, 5,001 to 37,700 इट विल बी 20%, 37,701 से 125,140 पर इट इज 40%, 125,141 एंड अबव पर इट विल बी 45%। ठीक हो गया मेरे भाई। अच्छा, इसमें एक एडिशनल चीज आती है एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निल रेट बैंड। ठीक है ना मेरे भाई, इसमें एक एडिशनल चीज आती है एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निल रेट बैंड, जिसे हम एनआरबी भी कहते हैं। अच्छा, अब ये एनआरबी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कहां इस्तेमाल करेंगे, ये क्यों दिया गया है, इस पर मैं जब सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ ना उस वक्त बात करूंगा। इन तमाम चीजों के ऊपर जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ उस पर मैं बात करूंगा। फिलहाल हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एनआरबी की अमाउंट्स कितनी कितनी है और किस किस को मिलेंगी। एनआरबी की अमाउंट्स कितनी कितनी है और किस किस को मिलेंगी। जैसे एनआरबी की जो अमाउंट है दैट इज पाउंड 1,000 फॉर द बेसिक टैक्स पेयर, pound 500 for the higher taxpayer, और pound 0 for the additional taxpayer। सही है, pound 1,000 for the basic taxpayer, pound 500 for the higher taxpayer और pound 0 for the additional taxpayer। अब ये कौन होते हैं मेरे भाई? बेसिक टैक्स पेयर वो होता है, बेसिक टैक्स पेयर पर्टिकुलरली वो होता है जो 20% का टैक्स पे कर रहा होगा। यानी कि एक वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसकी टैक्सेबल इनकम, अच्छा याद रखना मैं कौन सी इनकम पर फैसला करूंगा, मैं टैक्सेबल इनकम पर फैसला करूंगा। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसकी टैक्सेबल इनकम 37,700 और उससे कम है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसकी टैक्सेबल इनकम 37,700 और उससे कम है, वो कहलाया जाता है बेसिक टैक्स पेयर। और बेसिक टैक्स पेयर को एनआरबी की अमाउंट मिलेगी 1,000। 40% वाला कहलाया जाता है हायर टैक्स पेयर और उसको एनआरबी मिलेगी 500 की। और एडिशनल टैक्स पेयर वो है जो कि 45% का टैक्स पे कर रहा है। एडिशनल टैक्स पेयर वो है जो कि बेसिकली 45% का टैक्स पे कर रहा होगा। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जिसकी टैक्सेबल इनकम 37,700 या उससे कम है वो बेसिक टैक्स पेयर है। जिसकी टैक्सेबल इनकम 37,700 से 125,140 के बीच में है, 37,700 से 125,140 के बीच में है, तो वो कहलाया जाता है हायर टैक्स पेयर। और वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसकी टैक्सेबल इनकम 125,141 एंड अबव है, 125,141 एंड अबव है, उसकी टैक्सेबल इनकम वो क्या कहलाया जाएगा मेरे भाई? वो एडिशनल टैक्स पेयर कंसिडर किया जा रहा होगा। वो क्या कंसिडर किया जा रहा होगा? वो एडिशनल टैक्स पेयर कंसिडर किया जा रहा होगा। सिंपल सी कहानी है। 20% वाला बेसिक, 40 वाला हायर, 45 वाला एडिशनल। अगर बेसिक टैक्स पेयर है तो एनआरबी मिलेगी 1,000 की, हायर है तो मिलेगी 500 की, एडिशनल है तो कोई एनआरबी रिसीव्ड नहीं हो रही होगी। सही ना? और अगर एडिशनल है तो फिर कोई एनआरबी रिसीव्ड नहीं हो रही होगी। इस चीज को हम पर्टिकुलरली जहन में रखेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक है ना, इसको हम पर्टिकुलरली जहन में रखेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो गया है मेरा बेटा? चले जी, अब जरा पहले सवाल से समझ ले। क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे तो समझ आएगी क्या करना है, टैक्स रेट्स कैसे लगाने हैं, एनआरबी की कैलकुलेशन कैसे होनी है। क्वेश्चन नंबर 1,
मैंने कहा जी मान लें योर टोटल इंटरेस्ट इनकम इज £45,000 और मैंने कहा भाई कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। टोटल इंटरेस्ट इनकम जो है वो 45,000 की है और आपने बेसिकली क्या करना है, आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और पर्टिकुलरली मैंने कहा जी ठीक है, सिंपल सी कहानी है। टोटल इंटरेस्ट इनकम मैंने लिया 45। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे पर्सनल अलाउंस 12570, तो मेरे पास आती है टैक्सेबल इनकम। सही ना, 45,000 में से मैंने माइनस कर दिया 12570, तो ये हो गया 32430। सही ना, दैट विल बी 32430 और इस पर अब टैक्स लगेगा। लेकिन देखो टैक्स लगाने से पहले सबसे पहली चीज जो तुम्हें अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि तुम्हें टैक्स स्टेटस डिसाइड करना होगा कि इंडिविजुअल का टैक्स स्टेटस क्या है। तो मैंने कहा जी टैक्स स्टेटस मतलब यही है कि आइदर वो हायर टैक्स पेयर है, बेसिक टैक्स पेयर है या एडिशनल टैक्स पेयर है, क्योंकि उसकी बेसिस के ऊपर वो एक कॉन्सेप्ट आएगा एनआरबी का, यानी कि आपके टैक्स स्टेटस की बेसिस के ऊपर ये डिसाइड होगा कि आपको एनआरबी की कितनी अमाउंट मिलेगी। जैसे एक बंदा होता है ना गैर शादीशुदा, उसको कहते हैं सिंगल, शादीशुदा को कहते हैं मैरिड, और जिस औरत का मियां मर जाता है उसको कहते हैं बेवा। किसी मर्द की बीवी मर जाती है तो आपको पता है क्या कहते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा अनएथिकल टाइप का वर्ड है, ठीक है, उर्दू का वर्ड है पर थोड़ा सा अनएथिकल टाइप का वर्ड है तो मैं बता नहीं रहा, लेकिन वो स्टेटस होता है। इसी तरीके से आपकी इनकम की बेसिस के ऊपर एचएमआरसी ने आपको एक स्टेटस एलोकेट किया। उसने कहा सरकार अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 37,700 या उससे कम है तो मैं आपको नाम देता हूं बेसिक टैक्स पेयर का। 37,701 से 125,140 के बीच में है तो 40%, और अगर उससे ज्यादा है तो पर्टिकुलरली क्या होगा मेरे भाई, उससे ज्यादा है तो पर्टिकुलरली 45% कंसिडर किया जा रहा होगा। सही ना, 45% बेसिकली क्या हो रहा होगा, 45% कंसिडर किया जा रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज हमने जो है ना वो कंसिडर करनी है। तो टैक्सेबल इनकम आ गई 32430। अब टैक्सेबल इनकम की बेसिस के ऊपर जब मैंने स्टेटस देखा तो मैंने कहा भाई ये माना जाएगा भाई बेसिक टैक्स पेयर। ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा बेसिक टैक्स पेयर। ठीक हो गया। उसने कहा जी सिंपल सी कहानी है, बेसिक टैक्स पेयर माना जाएगा। मैंने कहा अच्छा अब टैक्स रेट्स क्या हैं, ऊपर गए हम जरा, थोड़े से यहां पर आ गए। तो मैंने कहा जी जो टैक्स रेट्स हैं वो बेसिकली कुछ यूं है कि £1 से 5,000 पर 0% है और 5,001 से 37,700 पर 20 है। मैंने कहा अच्छा फिलहाल क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 32430 है, तो अभी फिलहाल दो स्लैब यूज होंगे। पहला स्लैब यूज होगा जिसमें 5,000 पर 0% लगेगा और बाकी बची हुई इनकम दूसरे स्लैब में आ जाएगी। पहला स्लैब यूज होगा जिस पर 0% लगेगा और बाकी बची हुई इनकम कौन से स्लैब में आ जाएगी, बाकी बची हुई इनकम दूसरे स्लैब में आ जाएगी। तो मैंने कहा जी सिंपल है, कहा लगा दे, फिर टैक्स लगा दे। तो मैंने कहा जी पहले 5,000 पर लगा 0%, पहले 5,000 पर लगा 0%, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर एक्सेस क्या आया, मैंने कहा जी पहले 5,000 पर 0% लग गया तो एक्सेस बता दो। मैंने कहा जी एक्सेस क्या आएगा, एक्सेस निकाल ले, एक्सेस दूसरे स्लैब में चला जाएगा। तो मैंने कहा जी 32430 में से अगर मैं 5,000 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 27430। मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 27430। और लॉजिकली ये 27430 कहां जाना चाहिए, मैंने कहा जी लॉजिकली ये 27430 जाएगा दूसरे स्लैब में, और दूसरे स्लैब में जाकर इस पर टैक्स कितना परसेंट लगेगा मेरे भाई, इस पर टैक्स लगेगा 20% का। लेकिन एचएमआरसी ने कहा कि टैक्स लगाने से पहले मैं तुम्हें एक एडिशनल बेनिफिट देता हूं, टैक्स लगाने से पहले मैं तुम्हें एक एडिशनल बेनिफिट देता हूं, एक एडिशनल इंपैक्ट देता हूं, और वो एडिशनल बेनिफिट है निल रेट बैंड का। निल रेट का मतलब है 0%। निल रेट का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा जी निल रेट का मतलब हो गया 0%। निल रेट बैंड का मतलब है कि उसने कहा कि फिर इनकम में से कुछ और हिस्सा ऐसा होगा, एक इनकम में कुछ और अमाउंट ऐसी होगी जिसके ऊपर मैं तुमसे टैक्स रिसीव्ड नहीं करूंगा।
इनकम का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिस पर मैं तुमसे टैक्स रिसीव्ड नहीं करूंगा, और वो अमाउंट कहलाई जाएगी एनआरबी, नेल रेट बैंड, और उस अमाउंट का फैसला होगा तुम्हारे टैक्स स्टेटस के हिसाब से। उस अमाउंट का फैसला होगा तुम्हारे टैक्स स्टेटस के हिसाब से। अभी क्योंकि तुम बेसिक टैक्स पेयर हो, तो बेसिक टैक्स पेयर के लिए वो अमाउंट है पाउंड 1000। बेसिक टैक्स पेयर हो तो बेसिक टैक्स पेयर के लिए अमाउंट कितनी है मेरे भाई? बेसिक टैक्स पेयर के लिए अमाउंट है 1000। इसका मतलब यह है कि 5000 के बाद फिर मजीद 1000 पर तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मजीद 1000 एनआरबी पर तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये क्या कंसिडर किया जाएगा? ये जीरो कंसिडर किया जाएगा। मजीद 1000 पर तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली क्या कंसिडर किया जाएगा? ये जीरो कंसिडर किया जा रहा होगा और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। ठीक हो गया मेरे भाई। 5000 पर 0% लगा, फिर मजीद 1000 पर क्या मिल गया? एनआरबी। 5000 पर 0% लगा, मजीद 1000 पर क्या मिल गया? मजीद 1000 पर मिल गया एनआरबी। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, अब आगे चलें। अब क्या बचा? मैंने कहा जी 32430 में से 5 और 1 6000 पर रेट्स लग गए, तो पीछे अमाउंट बची 26430। इस पर लग जाएगा 20%। आपने कहा सर वाई एनआरबी? मैंने कहा जी इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वाई एनआरबी? देखो, तुम सबसे पहले जो है ना, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम एक अंग्रेज की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो तुम एक अंग्रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। एक अंग्रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एवरीथिंग इज अल हलाल। ठीक है, और उसके लिए इंटरेस्ट का कोई मसला नहीं है। इंटरेस्ट का मसला हमें मुस्लिम्स को है, उसके अलावा किसी और कल्चर को और रिलीजन को बेसिकली मसला नहीं है इंटरेस्ट का। और ये जो इंटरेस्ट इनकम है ना, दैट इज इजी मनी। ना कोई मेहनत है, ना कोई रिस्क है, ना कोई एफर्ट है। नोटे हैं, जाकर बैंक में रखवा दो, बैंक वाले पैसे देते रहेंगे, प्रॉफिट देते रहेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट सेफ एंड सिक्योर रहेगी। ना दिमाग लगाना है, ना मेहनत करनी है, ना कुछ सोचना है, ना टेंशन लेनी है, ना कोई रिस्क लेना है, ना कोई चोरी का खतरा है, कुछ भी नहीं। इस पर पैसे पे पैसा आपको क्या होता रहेगा मेरे भाई? पैसे पर पैसा आपको मिलता रहेगा, टेंशन नहीं। अब बेसिकली हम ये बात पढ़कर आए हुए होते हैं इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पैसा जितना ज्यादा मार्केट में रोटेट करेगा ना, उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि लोग पैसा ज्यादा खर्च ना करें, बल्कि वो पैसा बैंक के अंदर रहे, वो मार्केट में रिवॉल्व ना हो, वो मार्केट में रोटेट ना हो। क्योंकि अगर जितना पैसा मार्केट में रोटेट होगा ना, वैल्यू उसकी उतनी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो मुझे उसकी वैल्यू को बचाने के लिए, मुझे उसकी वैल्यू को सिक्योर करने के लिए ना, उसको बेसिकली कहाँ रखना है? उसको बैंक में रखना है। इस वजह से मैं लोगों को एक्स्ट्रा मोटिवेशन एक तरीके से दे रहा हूं, या एक्स्ट्रा इनकरेजमेंट दे रहा हूं कि यार पैसे बैंक में रखो, पैसे फिक्स डिपॉजिट के तौर पे रखो, लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए रखो, ताकि जो मिलने वाला प्रॉफिट है, जाके जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, वो पर्टिकुलरली क्या होगा मेरे भाई? वो मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो पर्टिकुलरली आपका इंटरेस्ट वो टैक्स फ्री होगा। पहले 5000 भी माफ है, फिर अगर तू बेसिक टैक्स पेयर है, मजीद 1000 भी तुझे मैं माफ कर दूंगा। सही है, तुझे टैक्स नहीं देना पड़ा। 6000 पाउंड पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ा। ये बहुत बड़ी अमाउंट है मेरे भाई। 6000 पाउंड बहुत बड़ी अमाउंट है जिस पर आपको टैक्स नहीं देना, वो टैक्स फ्री कर दी उसने। दैट इज टू इनकरेज द पीपल के फिक्स डिपॉजिट के तौर पे पैसा रखो, सूद खाओ तसल्ली के साथ। ठीक है, देखेंगे आखिरत में क्या होगा, अभी तो सूद खाओ ना यार, अभी टैक्स माफ कर रहा हूं मैं। तो लोग पैसा फिक्स डिपॉजिट के तौर पे बैंक में रखेंगे, पैसा ज्यादा बैंक में होगा, मार्केट में रिवॉल्व कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बैक हैंड पर इसमें चल रहा है। ठीक हो गया मेरा भाई।